अगला चैप्टर शुरू कर रहा हूं। ठीक है, वैद्युत चालन जो 5वां चैप्टर है और सेकंड यूनिट है। ठीक है, दूसरे यूनिट का जो 5वां चैप्टर है, दूसरे यूनिट का जो पहला चैप्टर है और प्रारंभ से जो 5वां चैप्टर है वो है वैद्युत चालन। कौन सा चैप्टर है ये? वैद्युत चालन। वैद्युत चालन या इलेक्ट्रिक कंडक्शन क्या होता है, इसको आपको जानना है पहले। ठीक है, वैद्युत चालन क्या होता है, वैद्युत चालन कैसे होता है, ठीक है, कौन कौन सी शर्तें होती हैं, और वैद्युत चालन अगर होता है तो फिर वैद्युत आवेशों का जो प्रवाह होता है वह किन किन चीजों से अफेक्टेड होता है यानी प्रभावित होता है। ठीक है, साथ साथ इसमें आप प्रतिरोध के बारे में पढ़ेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में पढ़ेंगे, प्रतिरोधों का जो कॉम्बिनेशन होता है, संयोजन, जैसे आपने पढ़ा था संधारित्रों का संयोजन, ठीक है ना, वैसे आप पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन इन सीरीज एंड इन पैरेलल। तो आप श्रेणी और समांतर क्रम में जो इनका कॉम्बिनेशन है वो पढ़ेंगे और ओम्स लॉ को हम प्रूफ करेंगे। ओम्स लॉ को प्रूफ करेंगे, लेकिन आपका जो ये आप जो इसको सिद्ध करेंगे वो एक दूसरी थ्योरी के आधार पर होगा। जैसे आप पहले जानते हैं उस तरह नहीं, बल्कि एक अलग थ्योरी के आधार पर हम ओम्स लॉ को प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो महत्वपूर्ण चैप्टर है, आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको वैद्युत धारा के बारे में जानना है। वैद्युत धारा क्या होती है, ये अदिश राशि है या सदिश राशि है ना, और इसके बारे में आपको जानना है। वैसे ये हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा, लेकिन बेस से आपको बताना है। तो पहले आपको ये जानना है कि वैद्युत धारा क्या है। वैद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट वास्तव में वैद्युत आवेशों के प्रवाह को ही कहा जाता है। ठीक है ना, परिभाषा आपने बहुत पहले से रट रखा होगा। वैद्युत आवेशों के प्रवाह को ही या आवेश प्रवाह की समय दर को ही धारा कहते हैं। ठीक है ना, आवेश प्रवाह की समय दर को ही धारा कहते हैं। लेकिन आवेश का प्रवाह एक ही दिशा में कैसे होगा, कब होगा? जैसे इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी चालक में तो पहले से ही विद्यमान है। चालक में इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर से नहीं आते, चालक में इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन कोई चालक अगर रख दिया जाए, चाहे वो तांबे का तार हो या एल्यूमिनियम का हो या जो है वो कोई और भी सोने का, चांदी का, लोहे का, किसी भी धातु का अगर चालक है तो उसमें इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी प्रेजेंट रहते ही हैं। ठीक है, लेकिन धारा उसमें नहीं बहती, तो क्या कर देने पर धारा बहती है? फिर इसका मतलब ये हुआ कि किसी एक विशेष दिशा में अगर विद्युत धारा का प्रवाह करवाना है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह एक ही दिशा में करवाना है, तो इलेक्ट्रॉनों पर ऐसा फोर्स लगाना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनों पर ऐसा बल लगाना पड़ेगा जिससे वो एक ही दिशा में चलना शुरू कर दें। बात समझ रहे हैं ना? क्योंकि आप जानते हैं कि किसी स्थान पर अगर वैद्युत क्षेत्र है तो वैद्युत क्षेत्र में गतिमान जो आवेशित कण होता है उस पर बल काम करता है, या स्थित अगर भी होगा तो भी काम करेगा। अगर कहीं पर, जैसे ये ब्लैक बोर्ड का तल हमारा है, इस ब्लैक बोर्ड के तल में अगर वैद्युत क्षेत्र है और इस स्थान पर किसी इलेक्ट्रॉन को हम छोड़ दें तो वो इलेक्ट्रॉन फिर रुका नहीं रहेगा, स्थिर नहीं रहेगा, वो चलना शुरू कर देगा। तो वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर बल लगता है। ठीक है ना, और जो इलेक्ट्रॉन है वह वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत चलना शुरू करता है, क्योंकि उस पर जो बल काम करता है वह वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में काम करता है। और अगर वो धन आवेशित कण है तो उस पर जो बल काम करता है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में काम करता है। यह पहले से बताया गया आपको, ये जानते हैं। ठीक है, इसी आवेश के चलने की दिशा के हिसाब से ही वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी डिसाइड की जाती है। अगर धन आवेश उत्तर तरफ जा रहा है
इसका मतलब कि दक्षिण से उत्तर तरफ वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी वहां पे है, क्योंकि धन आवेश क्या होता है, वह वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही चलता है हमेशा। ठीक है यहां तक। तो जब किसी चालक को हम, ठीक है, किसी वोल्टेज यानी चालक के सिरों पर हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, या चालक के सिरों को हम बैटरी से जोड़ देते हैं या किसी सेल से जोड़ देते हैं, सेलों का संयोग ही बैटरी है, तो चाहे आप सेल से जोड़ दीजिए या कई सेलों को मिला करके हम बैटरी कहते हैं, तो बैटरी से भी अगर आप जोड़ देते हैं किसी चालक को, तो क्या होता है कि जो चालक आपने जोड़ा हुआ है उसके सिरों पर विभवांतर आरोपित हो जाता है। और जब विभवांतर आरोपित हो जाता है तो जिन दो सिरों के बीच विभवांतर आरोपित होगा उन सिरों के बीच वैद्युत क्षेत्र भी लग जाता है, क्योंकि E = V/D होता है ना। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता की ऋणात्मक दर के बराबर होती है। तो जहां पर विभवांतर आरोपित होगा वहां पर वैद्युत क्षेत्र अपने आप आ जाएगा, या वैद्युत क्षेत्र अगर कहीं पर है तो विभवांतर वहां पर रहेगा ही रहेगा। तो कहने का मतलब है जब किसी चालक को आप जोड़ देते हैं बैटरी के सिरों से, ठीक है, तो उस चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब उस वैद्युत क्षेत्र में कोई भी इलेक्ट्रॉन रुका नहीं रह सकता, क्योंकि किसी भी आवेशित कण पर बल काम करना शुरू कर देता है अगर वह वैद्युत क्षेत्र में स्थित है तब। ठीक है, तो जो आवेशित कण हमारा इलेक्ट्रॉन है उस पर बल काम करना शुरू करता है, कहां पर, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। और सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु से ही तो निकले होंगे, तो वो परमाणु भी धनावेशित हो जाता है, लेकिन परमाणु गति नहीं कर पाता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, परमाणु तो बंधा रहता है ना। इसलिए परमाणु पर भी आवेश है, धन आवेश है, लेकिन वो गति नहीं कर पाता क्योंकि वो बंधा रहता है। और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फ्री हो जाते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो मूव करने के लिए फ्री होते हैं उन्हीं को तो हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और वास्तव में ये फ्री इलेक्ट्रॉन ही जो होते हैं यही करंट फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। करंट फ्लो इन्हीं के नाते होता है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। तो सभी जो इलेक्ट्रॉन हैं वो एक साथ अपने ऊपर बल का अनुभव करते हैं, एक समान बल का अनुभव करते हैं और एक समान वेग से एक ही दिशा में, कहां पर, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है यहां तक। तो इस प्रकार से एक इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होना शुरू हो जाता है। इसी इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि करंट फ्लो हो रही है। क्या कहते हैं, करंट फ्लो हो रही है। तो ज्यादा टाइम अगर हम देंगे, समय देखेंगे 2 सेकंड, 4 सेकंड, 10 सेकंड देखेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। कम टाइम देंगे तो कम इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। ठीक है, तो अगर टी टाइम में फ्लो होने वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो Q है, ठीक है, तो 1 सेकंड में फ्लो होने वाले या प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो Q/T होगी। और इसी को हम कहते हैं वैद्युत धारा। क्या कहते हैं इसको हम वैद्युत धारा कहते हैं। Q/T = I या Q = IT। ये बात क्लियर हो गई थी। Q = IT। वैद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, एम्पियर। वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। एम्पियर वैद्युत धारा का मात्रक है। और 1 एम्पियर हम किसको कहेंगे, अगर Q का मान 1 कूलाम हो जाए और T का मान 1 सेकंड हो जाए, अर्थात किसी चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा अगर 1 सेकंड में 1 कूलाम हो, अर्थात प्रति सेकंड 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा हो, प्रति सेकंड 1 कूलाम आवेश। इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं बता रहे कितनी संख्या पर अभी बताएंगे। प्रति सेकंड 1 कूलाम आवेश अगर प्रवाहित हो रहा हो तो हम क्या कहते हैं कि वहां पर प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा 1 एम्पियर है। ठीक है, तो 1 एम्पियर वैद्युत धारा की वह मात्रा है जो 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश के प्रवाहित होने से उत्पन्न होती है। ठीक है यहां तक। अब आपको ये तो बता दिया हमने कि 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होने से उत्पन्न होगी। 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, अर्थात कितने इलेक्ट्रॉन एक साथ प्रवाहित हो जाएं तो हम कहेंगे कि 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो गया, है ना। बात उठती है कि कितने इलेक्ट्रॉन एक साथ फ्लो हो तो हम कह देंगे कि 1 कूलाम आवेश हमारा हो गया। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, फार्मूला आप जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, ई की वैल्यू तो पता ही है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम।
1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम जो है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। मान लीजिए एक कूलाम आवेश में n इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? n इलेक्ट्रॉन होंगे। तो फार्मूला बनता है Q बराबर NE। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान E है, तो n इलेक्ट्रॉनों पर आवेश का मान NE होगा। इसी NE को ही हम क्या कहते हैं? Q कहते हैं। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक कूलाम आवेश प्रवाहित करना है, कितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, तो माना एक कूलाम आवेश में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है और E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो n की वैल्यू हो जाएगी 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको आप सॉल्व करेंगे जब, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इतने जो इलेक्ट्रॉन हैं वो आपके प्रवाहित हो जाए। कितने? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो जाए तो हम क्या कहेंगे कि एक कूलाम आवेश प्रवाहित हो गया। तो एक कूलाम आवेश के लिए इतने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने चाहिए। ठीक है। तो अब इसको समझ गए होंगे आप अच्छे से। वैद्युत धारा एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? वैद्युत धारा एक अदिश राशि है। ठीक है ना। जब किसी परिपथ में हम धारा को शो करते हैं तब वहां पर हम एरो का निशान लगाते हैं। ठीक है। जब किसी परिपथ में धारा को शो करते हैं, जैसे हमने बना दिया एक परिपथ, तो उसमें वैद्युत धारा का जो प्रवाह होता है दिखाना पड़ता है कि वैद्युत धारा की दिशा कहाँ, बाईं तरफ से दाईं तरफ बह रही है या दाईं से बाईं तरफ बह रही है, क्योंकि धारा के बहने के हिसाब से ही कई चीजें निर्धारित होती हैं। ठीक है ना। कई नियम काम करते हैं। तो वैद्युत धारा की दिशा दिखाना अनिवार्य है परिपथ में, लेकिन दिशा अनिवार्य है इसका आशय ये नहीं हुआ कि वह सदिश राशि हो गई। ठीक है ना। वैद्युत धारा आपने कह दिया कि 10 एम्पियर बह रही है किसी परिपथ में, तो दिशा बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, परिपथ में आप दिखा रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि धारा दिशा इतनी इधर से इधर की तरफ है। अपने आप में आपने कह दिया कि वैद्युत धारा का मान 5 एम्पियर है, 10 एम्पियर है, तो धारा के बारे में पूरा बोध हो जाता है, दिशा बताने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। ठीक है ना। और जो वैद्युत धारा हमारी है वह अदिश नियम का पालन भी करती है। जैसे अगर एक तार आपका ये आ रहा है, दूसरा तार ये आ रहा है, यहां पर एक संधि बन रही है, यहां पर एक संधि बन रही है, तो अगर यहाँ की धारा है 5 एम्पियर और दूसरे वाले की धारा है 7 एम्पियर, तो इस संधि से जाने वाली धारा जो है वो 7 और 5 12 एम्पियर होगी। अर्थात सीधे आप दोनों धाराओं को जब जोड़ देंगे तो तीसरी धारा आपको मिल जाएगी। ऐसा योग का नियम कहाँ चलता है? अदिश में चलता है। आप 7, 5, 12 कहते हैं तो अदिश में। सदिश अगर देखना होता तो आप कहते हैं कि 5 और 7 के बीच कितना कोण है, इस कोण पर निर्भर करेगा कि इन दोनों का परिणामी क्या होगा। लेकिन इनके बीच का कोण चाहे जो भी हो, 30 अंश कोण हो, 60 अंश कोण हो, 90 अंश कोण हो या कुछ भी कोण हो, लेकिन जो निकलने वाली धारा है वह इन दोनों के अदिश योग के बराबर होगी। ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे? वैद्युत धारा एक अदिश राशि है। कैसी राशि है वैद्युत धारा? एक अदिश राशि। ठीक है ना। चलिए देखिए, वैद्युत का जो चालन होता है किसमें? चालकों में। चालकों में ध्यान समझिएगा, हर चीज ध्यान से आप समझिएगा। जो जितना बताएं आप उसको ध्यान से सुनिएगा, एक बार नहीं तो 2 बार सुन लीजिएगा, तो आपको पूरा नॉलेज हो जाएगा उसके बारे में। ठीक है। देखिए, किसी भी चालक में, चालक का मतलब मैं कहूं तो सुचालक, किसी सुचालक में, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो बहुत ज्यादा होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है कि ऐसे इलेक्ट्रॉन जो अपने मूल परमाणुओं से या तो फ्री रहते हैं और या तो इतने कम आकर्षण क्षमता के साथ बंधे होते हैं कि जरा सा भी बल अनुभव करने के बाद वह परमाणु से अलग हो जाते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो है वह पूरे चालक में घूमने के लिए स्वतंत्र होते हैं,
इसीलिए इनका नाम पड़ा है मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है यहां तक। तो आप जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ के परमाणुओं में जो बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उसमें सबसे बाहरी जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी बंधन क्षमता या उसकी आकर्षण क्षमता नाभिक से बहुत कम होती है, इसलिए वही उसी इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो कि परमाणु से सबसे दूर वाली कक्षा में चक्कर लगाता रहता है। ठीक है। और क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में पहले से ही सुचालकों में विद्यमान रहते हैं, इसलिए जैसे ही हम कोई बाहरी पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, बाहरी विभव अप्लाई करते हैं, किसी बैटरी के द्वारा विभवांतर आरोपित करते हैं हम चालक पर, वैसे जितने भी इलेक्ट्रॉन हमारे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं लगभग ये 10⁻29 इलेक्ट्रॉन प्रति घन मीटर। तो आप समझ लीजिए लगभग है ये लगभग 10⁻29 इलेक्ट्रॉन जो है ये प्रति घन मीटर रहते हैं, प्रति घन मीटर 10⁻29 इलेक्ट्रॉन प्रति घन मीटर जो है वो विद्यमान रहते हैं वहां पे। समझिए बात को। इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन सुचालकों में या चालकों में रहते हैं, इसे जैसे ही कोई बाहरी बल आरोपित होता है ये सभी चलना शुरू कर देते हैं, तो वैद्युत धारा बहुत तेज गति में प्रवाहित हो जाती है ना। एक बेसिक अंतर जो चालकों में अचालकों में यही है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो पहले से ही बहुत ज्यादा रहती है सुचालकों में, लेकिन अचालक में क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम रहती है, और जो रहती है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने मूल परमाणु से बहुत दृढ़ता के साथ बंधे होते हैं, इसलिए जरा सा भी विभवांतर आरोपित करेंगे आप, थोड़ा करेंगे, तो वह अपने परमाणु से अलग नहीं होंगे, अर्थात वो वैद्युत धारा प्रवाह के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। ठीक है। देखिए सुचालकों में यानी चालकों में, ठोस में आप कह लीजिए, ठोस में भी जो इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है, धारा बहती है, ठोसों में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है यानी आवेशों का प्रवाह होता है, साथ साथ द्रवों और गैसों में भी इलेक्ट्रॉनों का या आवेशों का प्रवाह होता है, लेकिन अंतर केवल दोनों में एक इतना है कि ठोस में जब भी प्रवाह होगा किसका, आवेश का, तो उसमें केवल इलेक्ट्रॉनों का ही प्रवाह होगा। तो ठोसों में जो वैद्युत धारा बहती है वो केवल इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण बहती है, क्योंकि धन आवेश जो होते हैं वो बंधे रहते हैं, जालक के रूप में रहते हैं। लेकिन द्रवों और गैसों में क्या होता है कि अगर वैद्युत धारा बह रही है तो उसके लिए उत्तरदायी धन आवेश और ऋण आवेश दोनों होते हैं, दोनों विपरीत दिशा में जाते हैं। हालांकि भाई धन आवेश जो होगा वह वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जाएगा, और जो ऋण आवेश होगा वह वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में जाएंगे दोनों विपरीत दिशा में, लेकिन दोनों एक ही दिशा में धारा प्रवाह के लिए उत्तरदायी होंगे, क्योंकि धारा जो है वह इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत मानी जाती है और धन आवेशों के प्रवाह की दिशा मानी जाती है। इसलिए ऋण आवेश प्रवाहित अगर हो रहे हैं तो वह भी उत्तरदायी होते हैं धारा प्रवाह के लिए, धन आवेश प्रवाह होते हैं तो भी उत्तरदायी धारा प्रवाह के लिए होते हैं वो, तो दोनों मिलकर धारा प्रवाह के लिए उत्तरदायी होते हैं। किसमें, द्रवों और गैसों में, जबकि ठोसों में जो है वो केवल इलेक्ट्रॉन ही धारा प्रवाह के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है यहां तक। अच्छा, अब इसके बाद जो है इलेक्ट्रॉन जब भी किसी ठोस में, चालक की बात मैं कर रहा हूं, किसी ठोस चालक में जब प्रवाहित होते हैं तो उनके बारे में 2-3 टर्म यूज आते हैं। एक तो होता है माध्य मुक्त पथ, माध्य मुक्त पथ, ठीक है ना। दूसरा होता है श्रांति काल, और तीसरा होता है, ये इंपॉर्टेंट भी है, अपवाह वेग। अपवाह वेग या इसको आप कह लीजिए अनुगमन वेग भी कहते हैं, अनुगमन वेग। तो जो माध्य मुक्त पथ क्या है, इसको हम कहते हैं मीन फ्री पाथ। क्या कहते हैं, मीन फ्री पाथ। वास्तव में किसी चालक में गति करने वाले इलेक्ट्रॉन का जो व्यवहार है वह ठीक उसी प्रकार होता है जैसे किसी बर्तन में भरी हुई गैस के अणुओं का व्यवहार होता है। किसी बर्तन में भरी हुई गैस के अणुओं का जो व्यवहार है, ठीक वैसा ही व्यवहार जो है किसका होता है, चालक में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का। जैसे
बर्तन में भरी गैस के अणु क्या होते हैं, कभी दाहिने जा रहे हैं, कभी बाएं जा रहे हैं, कभी टकरा रहे हैं आपस में, फिर ऊपर निकल जा रहे हैं, बर्तन की दीवारों से टकरा रहे हैं। वो जिग जैग मोशन में ऊपर नीचे आगे पीछे दाहिने बाएं गति करते रहते हैं। तो जो सुचालक पदार्थ होते हैं उनके अंदर भी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्री होते हैं, वह भी इसी प्रकार से गति करते हैं, अनियमित गति करते हैं जिस प्रकार से गति जो है गैसों के अणुओं की होती है। ठीक है, वैसी गति करते रहते हैं, इसलिए उनकी टक्कर बार बार होती रहती है ना। पहली बार टक्कर हो जाएगी, फिर दूसरी बार टक्कर हो जाएगी, तीसरी बार टक्कर होगी, चौथी बार टक्कर होगी, हमेशा टक्कर जो है उनकी होती रहती है। और टक्कर होने में क्या होता है, उनका एनर्जी लॉस होता है। जैसे उनके पास कोई वेग है तो हाफ mv² से उनके पास वेग है, जब टक्कर होगी तो क्या होगा, वेग कम हो जाएगा। जब वेग कम होगा तो उनकी ऊर्जा जो है वो घट जाएगी। वह ऊर्जा किसको ट्रांसफर हो जाएगी, जिससे टक्कर होगी उसको ऊर्जा मिल जाएगी, फिर वो जाकर दूसरे टक्कर करेगा। तो ऐसे ऊर्जा का जो आदान प्रदान है हर टक्कर में चलता रहता है। गैस को आप गर्म कर देंगे तो क्या होगा, गैसों में के अणुओं में गति तेज हो जाएगी। जब गति तेज होगी तो टक्कर भी तेज होगी, है ना, ज्यादा टक्कर होने शुरू हो जाएगी। तो कहने का मतलब गैस के अणु जो है जिस तरह से अनियमित गति करते हैं, वैसे ही चालक में घूमने वाले जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं वह भी अनियमित गति करते रहते हैं। ठीक है, और उनकी चालक के विभिन्न परमाणुओं से और चालक के भीतर घूमते हुए मुक्त इलेक्ट्रॉनों से लगातार टक्कर होती रहती है। ठीक है, कभी इस टक्कर की लंबाई ज्यादा होती है, जैसे अगर टक्कर देर में हो रही है तो टक्कर के बीच की दूरी ज्यादा हो गई, और कभी टक्कर तुरंत हो जाती है तो बीच की दूरी कम हो जाती है। तो कहने का मतलब कि दो उत्तरोत्तर टक्करों के बीच जो पथ की लंबाई है, जो रास्ते की लंबाई है, वो कभी कम रहती है तो कभी ज्यादा रहती है। ठीक है, यदि संपूर्ण दूरियों को जोड़ करके, है ना, पहले टक्कर के बीच कितनी दूरी तय की गई है, दूसरे टक्कर के बीच क्या दूरी तय की गई है, तीसरे के बीच क्या दूरी तय की गई है, अगर सभी टक्करों के बीच होने वाली दूरियों को जोड़ करके टक्करों की संख्या से डिवाइड कर दें तो हमको क्या मिलेगा, उस पथ की औसत लंबाई मिल जाएगी। और उसी औसत लंबाई को हम क्या कहते हैं, माध्य मुक्त पथ कहते हैं या मीन फ्री पाथ कहते हैं। ठीक है, अगर आप इसको एक सेंटेंस में कहना चाहें तो कह सकते हैं दो उत्तरोत्तर टक्करों के बीच चली गई औसत दूरी को ही माध्य मुक्त पथ कहा जाता है। ठीक है ना, इसको हम क्या किससे दिखाते हैं, लैम्डा से दिखाते हैं। लैम्डा जो है वो मीन फ्री पाथ होता है या माध्य मुक्त पथ होता है। ठीक है, क्रांतिकाल अब आप जान जाएंगे। ठीक है, जब टक्कर जल्दी हो जाएगी इसका मतलब कि दो टक्करों के बीच समय कम लगेगा, जब टक्कर देर में होगी इसका मतलब दो टक्करों के बीच समय ज्यादा लगेगा, है ना। जिस तरह रास्ता लंबा कम रहेगा वैसे ही उनका वेग कम ज्यादा रहेगा, वैसे टक्कर में समय भी कम ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो क्रांतिकाल का मतलब क्या हुआ कि दो उत्तरोत्तर टक्करों के बीच लगने वाला औसत समयांतराल, क्योंकि यह समय कभी ज्यादा लगता है तो कभी कम लगता है। अगर सभी समयों को जोड़ करके और जो टक्कर की संख्या है उसे डिवाइड कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा दो उत्तरोत्तर टक्करों के बीच में लगने वाला समय। इसी को हम कहते हैं टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन या क्रांतिकाल कहा जाता है। और इसको हम किसे दिखाते हैं, टाउ से। किससे दिखाएंगे, इसको टाउ से दिखाएंगे। ठीक है ना। चलिए तीसरा जो है अपवाह वेग या अनुगमन वेग, जरा इसको समझिए ध्यान से। अपवाह वेग या अनुगमन वेग, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये हमारा चालक है। सपोज कीजिए चालक यहां पे है, बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं इसके भीतर ऐसे हैं आपके अनियमित गति कर रहे हैं, है ना। किसी का वेग u1 है, u1 किसी इलेक्ट्रॉन का वेग, पहले इलेक्ट्रॉन का मान लीजिए u1 है, दूसरे इलेक्ट्रॉन का वेग क्या है, u2 है, तीसरे का वेग क्या है, u3 है। मान लीजिए कुल n इलेक्ट्रॉन है तो वेग क्या हो जाएगा, un हो जाएगा। तो u1 u2 u3 डॉट डॉट un जो है यह सभी n कणों का औसत वेग हो गया। कौन सा वेग है ये, इसको हम बोलते हैं ऊष्मीय वेग, क्योंकि चालक को आपने कुछ नहीं किया है, ऐसे सामान्य ताप पे रखा हुआ है, लेकिन तब भी चालक के पास अपनी कुछ ऊष्मा तो है, गर्मी तो है। जैसे कमरे का तापमान मान लीजिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उस चालक का तापमान भी तो वो रहेगा। तो उस चालक पर जो है वो इलेक्ट्रॉन
घूमते रहेंगे उस ताप पर, ठीक है ना। तो इस ऐसे वेग को हम कहते हैं ऊष्मीय वेग। तो कहने का मतलब U1, U2, U3 ये क्रमशः जो है उन इलेक्ट्रॉनों के ऊष्मीय वेग हैं जो इस चालक के भीतर अनियमित रूप से गति कर रहे हैं। अगर इसमें हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दें तो क्या मिलेगा, औसत ऊष्मीय वेग। क्या मिलेगा यहाँ पे, औसत ऊष्मीय वेग। और ये औसत ऊष्मीय वेग जो है वह शून्य होता है। क्या होता है, शून्य। ये बात क्लियर हुई। जैसे एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है ज्यादा वेग से, दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है ज्यादा वेग से, दोनों जा रहे हैं, दोनों गतिमान है, लेकिन दोनों चूंकि विपरीत दिशा में है और वेग क्या है, सदिश राशि है। वेग सदिश राशि है, अगर एक तरफ के वेग को हम पॉजिटिव लेंगे तो दूसरे तरफ के वेग को निगेटिव लेंगे। समझ गए आपको। तो इस तरह से दोनों तरफ का जो वेग है दोनों को जोड़ेंगे आप तो औसत वेग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। औसत वेग आपका शून्य हो जाएगा। बात क्लियर हो गई ना। तो इस तरह सभी कण गतिमान तो सभी कण हैं और सभी कणों का औसत वेग होता कितना है, ध्यान दीजिएगा, लगभग 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड। लगभग 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड या 1,00,000 मीटर प्रति सेकेंड जो है वह अनियमित गति करने वाले कणों का, इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग होता है। इतने उच्च वेग से प्रत्येक इलेक्ट्रॉन लगभग गतिमान होता है, लेकिन क्योंकि ये डिफरेंट डायरेक्शन में गतिमान होते रहते हैं, इसलिए जब इनका एवरेज निकालते हैं, औसत निकालते हैं, तो वो औसत आपका शून्य हो जाता है। यहां तक ठीक है ना। अच्छा, औसत ऊष्मीय वेग तो शून्य हो जाता है, लेकिन जब इसी चालक को हम किसी बैटरी के सिरों से जोड़ देते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब किसी चालक को हम बैटरी के सिरों से जोड़ देते हैं तब क्या होता है कि एक वैद्युत क्षेत्र, एक विभवांतर वाली बात तो आरोपित हो जाएगा। जो बैटरी द्वारा विभवांतर आरोपित होगा वो चालक के सिरों पे आरोपित हो जाएगा। बैटरी द्वारा चालक के सिरों पर एक विभवांतर आपका आरोपित हो जाएगा और चालक के बीच में वैद्युत क्षेत्र भी आरोपित हो जाएगा, ठीक है ना। अगर चालक की लंबाई को हम यल ले लें, यल, तो क्या होगा, V इक्वल टू हो जाएगा E अपान यल, सॉरी E इक्वल टू हो जाएगा V अपान यल, E इक्वल टू V अपान यल हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब क्या होगा, जब वैद्युत क्षेत्र लग जाएगा तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है आपके मुख्य इलेक्ट्रॉन, ये अपने ऊपर बल का अनुभव करना शुरू कर देंगे। और जब बल का अनुभव करेंगे तो आप जानते हैं कि सूत्र होता है F इक्वल टू ma, न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है। अगर m द्रव्यमान की वस्तु पर F बल लगाया जाए तो उसकी गति में त्वरण आ जाता है ना। तो कहने का मतलब जब प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर बल लगना शुरू हो जाएगा, कौन सा बल, वही F वाला बल, वैद्युत बल जो लगा हुआ है, जब बल लगना शुरू हो जाएगा तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की गति जो है त्वरित हो जाएगी, मतलब उनकी गति में त्वरण आ जाएगा, उनका वेग लगातार बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वेग बढ़ना शुरू हो जाएगा तो सभी कणों का वेग जो है ज्यादा हो गया, क्योंकि जैसे ही वेग ज्यादा होगा तो टक्कर भी ज्यादा होगी। सारे कण गतिमान हो जाएंगे और जब सारे कण गतिमान हो जाएंगे तो टक्कर भी ज्यादा हो जाएगी। जब टक्कर ज्यादा हो जाएगी तो उनके वेग में कमी, जैसे बहुत तेज गतिमान हो जाए, आप बाइक लेके चल रहे हैं, समझ रहे हैं, जितनी तेज आप बाइक लेके चलेंगे, रास्ते में कोई मार्केट पड़ जाएगी आपकी, है ना, तो आपका वेग एकाएक डाउन कर देना पड़ेगा आपको। आप 60 पे चल रहे थे 10 पे आ गए, है कि नहीं है। तो जब रास्ते में रुकावट ज्यादा आ जाएगी तो आपका जो औसत वेग होगा वो घट जाएगा, कम हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं, ठीक है। पहले क्या था, पहले जो है वेग उनका एक समान था तो वो आराम आराम से सब कण जा रहे थे, निकल जा रहे थे। अब जो है सारे कण तेज गतिमान हो गए तो टक्कर जो है जल्दी जल्दी हो रही है, मतलब श्रांतिकाल घट गया। श्रांतिकाल अब घट गया तो टक्कर जो है वो तेज गति में हो रहे हैं। इसलिए जो बैटरी द्वारा दिया गया विभवांतर है वह मुक्त इलेक्ट्रॉनों को अधिक वेग नहीं दे पाता, त्वरित गति नहीं दे पाता, बल्कि ठीक है वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जाएगा तो क्षेत्र की विपरीत दिशा में जाएगा ही, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, ठीक है, एक नियत सूक्ष्म वेग कितना, लगभग 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकेंड, लगभग 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकेंड का एक नियत सूक्ष्म वेग ही दे पाता है बैटरी द्वारा चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर, ठीक है। चालक के इलेक्ट्रॉनों को
त्वरित गति नहीं दे पाता है, ठीक है, बल्कि चालक के इलेक्ट्रॉनों को एक नियत सूक्ष्म वेग जो 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड का ही होता है वही दे पाता है। इस नियत सूक्ष्म वेग को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं अपवाह वेग या अनुगमन वेग, या इसी को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या कहते हैं इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। इसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अपवाह वेग कहा जाता है। तो आप जो है इसको नोट भी कर सकते हैं इस परिभाषा कि बैटरी द्वारा दिया गया विभवांतर इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता, बल्कि इन्हें तार की लंबाई की दिशा में उच्च विभव वाले सिरे की तरफ, उच्च विभव अक्षर आपका ये है, उच्च विभव वाले सिरे की तरफ कह लीजिए या वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में कह लीजिए, चाहे आप कह लीजिए निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ, या कह लीजिए कि वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक नियत सूक्ष्म वेग ही दे पाता है जो कि 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड का होता है लगभग। इस नियत सूक्ष्म वेग को हम क्या कहते हैं? अपवाह वेग कहते हैं, ठीक है। इसको दिखाते हैं v, ऐसे लिख देंगे, फिर d, इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं vd, या इसको अपवाह वेग कहा जाता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत? चलिए 1 मिनट रुक जाइए। तो अब जो है इसके बाद आपको अपवाह वेग, वैद्युत धारा और अपवाह वेग में संबंध बताना है, और साथ ही साथ जो है आगे जो इसके होगा वो बताया जाएगा आपको, है ना। टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया है, ज्यादा लंबा हो जाएगा तो अभी अपलोड होने में दिक्कत हो जाएगी। तो इसके आगे वाले जो टॉपिक है अपवाह वेग है, धारा घनत्व है ना, ओम्स लॉ है, बहुत सारे हैं इसमें, तो आपको बताए जाएंगे, ठीक है, अगले वाले वीडियो में।